हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्लव क्लासेस में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं नर जननन। मनुष्य का नर जननन कैसा होता है, कैसे नर जननन में क्या क्या रचनाएं होती है और कैसे मनुष्य जनन करता है। तो आज हम आप लोगों को मनुष्य का नर जननन के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों को एक फिगर दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, एक बहुत ही अच्छा फिगर जिसमें सभी नर जननन के बारे में बताया गया है। तो मनुष्य के नर जननन का कौन कौन से भाग होते हैं। तो मनुष्य में दो वृषण होता है, एक वृषण यहाँ पे और एक वृषण यहाँ पे, दोनों क्या है, वृषण है। इसके बाद कई शुक्र अपवाहिकाएं होती है। अधिवृषण होता है। अधिवृषण कौन है, तो अधिवृषण ये जो संरचना यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ यही अधिवृषण है। और कई शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग और शिश्न होता है। जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, देखिए शुक्रवाहिका है, लंबी नली है, शुक्रवाहिका है जो मूत्रमार्ग तक ऐसे आगे यहाँ फैला हुआ है। इसमें एक शुक्राशय भी होता है, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है शुक्राशय है, दोनों तरफ शुक्राशय भी है। और यही मूत्राशय है जहाँ पे मूत्र जमा होता है। जो सर्जन में आप लोग पढ़े होंगे मूत्राशय के बारे में, यह मूत्राशय है। और यह जो है शिश्न है, यह क्या है, शिश्न है, नर मैथुन अंग है, इसी को नर मैथुन अंग कहा जाता है। यह क्या है, शिश्न है। ये जो संरचना है यहाँ से यहाँ तक की शिश्न कहलाता है, जो नर का मैथुन अंग भी कहलाता है। अब हम चलते हैं, तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि मनुष्य के नर जनन में दो वृषण होगा। कितना वृषण होगा, दो वृषण होगा। कई शुक्र अपवाहिकाएं होती है। अधिवृषण होगा, शुक्रवाहिनी होगा, शुक्राशय होगा, मूत्रमार्ग होगा तथा शिश्न होगा। और यह सभी रचनाएं मिलकर के मनुष्य का नर जनन अंग भी कहलाता है। अब सबसे पहला बात करते हैं वृषण के बारे में। वृषण होता कैसा है, कहाँ पाया जाता है। तो प्रत्येक पुरुष का यह सबसे प्रमुख अंग है। क्यों प्रमुख अंग है, यह पुरुष का प्रमुख अंग है, मादा का नहीं है। यह किसका भाग है, नर का। नर जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख अंग है और इसी में शुक्राणु बनते हैं। कहाँ बनते हैं, इसी में शुक्राणु बनते हैं। तथा प्रत्येक पुरुष में दो अंडाकार, यह क्या होता है, दो गो। प्रत्येक पुरुष में क्या होगा, दो गो। और अंडाकार होगा, कैसा होगा, अंडाकार। और दोनों जगहों के बीच स्थित होता है, दोनों जगहों के बीच स्थित होता है। कैसी, तो इसमें एक थैली में स्थित होता है। थैली रहता है जिसको हम वृषण कोश कहते हैं। थैली को क्या कहा जाता है, वृषण कोश कहा जाता है। और उसी वृषण कोश में दोनों वृषण दोनों जगहों के बीच पाया जाता है। अब इसके बाद है अधिवृषण। तो अधिवृषण वृषण से ही सटा रहता है। यह जो अधिवृषण है, यह जो दिखाई दे रहा है, दोनों भाग यही अधिवृषण है। ये क्या है, अधिवृषण है। यह लंबी कुंडलित और कसी हुई नालिका वृषण के भीतरी किनारों से चिपकी होती है। वृषण और इसके किनारों से क्या है, चिपका हुआ है। इसमें शुक्रवाहिका नामक नली निकलती है। और यह जो नली दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, नली, और यहाँ से जो निकली यह नली है, इसी को हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या कहेंगे, शुक्रवाहिका कहेंगे। यह जो नली है यही शुक्रवाहिका है। इसी भाग में शुक्राणु परिपक्व भी होते हैं। और शुक्राणु परिपक्व कहाँ होंगे, तब अधिवृषण में होंगे। कहाँ होंगे, अधिवृषण में होंगे। अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं। अब लास्ट है शुक्रवाहिका। इसके बाद है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्या होती है, तो शुक्रवाहिका 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो कहाँ से निकलेगा, अधिवृषण से निकलता है। और निकल करके समानांतर ऐसे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ समानांतर फैलते हुए आगे की ओर जाकर के मूत्र मार्ग में मिल जाता है। यहाँ क्या है, मूत्र मार्ग है, और इसी मूत्र मार्ग में जाकर के मिला हुआ है। और इस प्रकार से वृषण हुआ, अधिवृषण हुआ, शुक्रवाहिका हुआ। अब इसके बाद है स्खनन नली। क्या है, स्खनन नली। स्खनन नली होता क्या है, तो जैसे यह छोटी नालिका है, क्या है, यह छोटी नालिका है जो शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय के जुड़ने से बनता है। देखिए स्खनन नली है कहाँ, तो देखिए यहाँ से किया है ऐसे शुक्राशय, क्या है, यह है शुक्रवाहिका, यह जो नली ऊपर से है शुक्रवाहिका, और यहाँ से शुक्राशय। एक मतलब ई नली आ रहा है और एक ई नली आ रहा है, और दोनों मिल करके बना रहा है क्या, स्खनन नली। स्खनन नली कहते हैं इसको। यहाँ के बाद जो नली बना यहाँ तक, इसको हम स्खनन नली कहते हैं। और यह पुरुष ग्रंथि में प्रवेश कर जाता है। देखिए यही जो है पुरुष ग्रंथि है, ये जो पूरा भाग है, ये रंगा हुआ भाग, इसको हम पुरुष ग्रंथि कहते हैं। और ये कहाँ जा रहा है, यहाँ से आने के बाद पुरुष ग्रंथि में प्रवेश कर जा रहा है। अब इसके बाद है मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग है, तो मूत्रमार्ग यह लंबी मांसल नली है। देखिए मूत्रमार्ग यहाँ मूत्राशय हुआ, ये मूत्राशय, और मूत्राशय से लंबी नली से निकला हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को चित्र में। और यही नली मूत्रमार्ग कहलाता है। इसमें पुरुष ग्रंथि का ऊपर ग्रंथि की नालिका खुलती है। क्या क्या खुल रहा है,
तो ये पुरस्थ ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि की भी नली इसी में खुला हुआ है, काउपर ग्रंथि की नली भी इसी में खुलता है, और ये भी आकर के इसी में खुलता है। सभी नलियां किसमें होता है? मूत्र मार्ग में ही आकर के खुलता है। और यह आगे की ओर, नीचे की ओर, शीर्ष नीचे मध्य से होता हुआ मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुला होता है। और यह मूत्र जनन छिद्र, यहाँ पे देखिए छिद्र है, यह शीर्ष के बीच से होता हुआ, शीर्ष के मध्य से होता हुआ कहाँ खुल रहा है? शरीर के बाहर खुल जाता है। और मूत्र और वीर्य इसी से बाहर निकलते हैं। मूत्र और वीर्य कहाँ से निकलेगा बाहर? किससे? मूत्र मार्ग से। मूत्र मार्ग से मूत्र भी बाहर निकलेगा और वीर्य भी बाहर निकलता है। और इसके बाद एक और है पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि अभी इसके बारे में बताएं। पुरस्थ ग्रंथि के मध्य से गुजरेगा। यह मूत्राशय के आधार पर स्थित छोटी गोलाकार ग्रंथि है। कैसा है? ये मूत्राशय हुआ, ये जो भाग हुआ गोलाकार मूत्राशय हुआ, और इसी के आधार पर कौन है? पुरस्थ ग्रंथि है। कैसा है? छोटी है और गोलाकार ग्रंथि है। इससे पुरस्थ द्रव स्राव होता है। इससे किस द्रव का स्राव होता है? तो इससे पुरस्थ द्रव का स्राव होता है। इसी पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव निकलता है। पुरस्थ द्रव, शुक्राणु द्रव और शुक्राशय, ये तीनों को द्रव मिल करके कौन? पुरस्थ द्रव, शुक्राणु द्रव और शुक्राशय मिल करके वीर्य कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वीर्य कहलाते हैं। और फिर यही पुरस्थ द्रव शुक्राणु को उत्तेजित करता है। क्या करता है? शुक्राणु को उत्तेजित करता है। कौन? इसी पुरस्थ ग्रंथि से निकलने वाला पुरस्थ द्रव शुक्राणु को उत्तेजित करने का कार्य भी करते हैं। और इस प्रकार शुक्राणु क्या होता है? उत्तेजित होता है। काउपर ग्रंथियां, काउपर ग्रंथि कहाँ होता है? तो काउपर ग्रंथि या पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे होता है। यह पुरस्थ ग्रंथि फिगर में बन नहीं पाया है, फिगर में नहीं बन पाता है। यह काउपर ग्रंथि पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे होता है। कहाँ होता है? ठीक नीचे होता है। और इससे एक ऐसा क्षारीय द्रव स्रावित होता है। इससे क्या स्रावित होता है? क्षारीय द्रव, जो मूत्र मार्ग के द्वारा में होने वाले खुजलाहट और जलन से बचाता है। यह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह मूत्र मार्ग में होने वाले खुजलाहट और जलन से बचाता है। कौन? काउपर ग्रंथि से क्षारीय द्रव स्रावित होकर के खुजलाहट और जलन से बचाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ मादा की योनि में जाकर के उसकी अम्लीयता को नष्ट करता है और शुक्राणु को सुरक्षित बचाने का कार्य करता है। काउपर ग्रंथि से स्रावित क्षारीय द्रव क्या करता है? मादा की योनि में पहुंचकर उसकी अम्लीयता को नष्ट करता है और नष्ट होता है, जिसके कारण शुक्राणु सुरक्षित बच पाते हैं। अब इसके बाद लास्ट है शिश्न। शिश्न यह प्रत्येक नर का सबसे प्रमुख अंग शिश्न भी है। यह तो क्या है? मांसल और बेलनाकार रचना होता है। कैसा होता है? मांसल और बेलनाकार रचना। जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, यह जो भाग है यहाँ से यहाँ तक की पूरी शिश्न है। कैसा है? लंबा है, बेलनाकार है, बेलन जैसा है, मांसल संरचना होती है। और यह वृषणकोश के ठीक बीचों बीच होता है। कहाँ होता है? ये दोनों वृषणकोश है, वृषणकोश के ठीक बीचों बीच यह पाया जाता है। यह मूत्र जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इसके द्वारा मूत्र जनन छिद्र के द्वारा कहाँ खुलता है? शरीर से बाहर खुला होता है। यह शरीर से बाहर खुला होता है। और यह शुक्राणु को निषेचन के लिए मादा की योनि में पहुंचाता है। शिश्न का क्या कार्य है? शुक्राणु को निषेचित होने के लिए मादा की योनि में पहुंचाना। मादा की योनि में कौन पहुंचाता है? शिश्न। किसको? शुक्राणु को। तथा इसी से मूत्र और वीर्य भी बाहर निकलते हैं। किससे? शिश्न के मध्य से होकर के मूत्र भी बाहर निकलते हैं और वीर्य भी। और यह शुक्राणु कहाँ पहुंचाता है? मादा की योनि में। इसके शिखर के भाग को प्रीक्यूस कहते हैं। क्या इसके शिखर के भाग को क्या कहा जाता है? प्रीक्यूस। शिखर के भाग को क्या कहा जाता है? प्रीक्यूस। इस प्रकार से यह था सभी मनुष्य का नर जनन अंग, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं वृषण हो गया, वृषणकोश हो गया, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, शिश्न और अन्य प्रकार के ग्रंथ था, जिससे स्रावित होने वाले कुछ द्रव भी थे। यदि मूत्र जनन अंग तथा नर जनन अंग समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके।